हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि साइटेशन, इम्पैक्ट फैक्टर, आई-10 इंडेक्स, एच इंडेक्स। ये मेरी श्योरिटी है कि आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, साइटेशन। देखो, ये डेफिनेशन है, ये तो आपको इंटरनेट से कहीं भी मिल जाएगी। तो हम लोग ये बेसिकली डेफिनेशन क्या है? अ साइटेशन इज अ रेफरेंस टू अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स acknowledging the intellectual contribution of previous research in a new study. Citations are crucial in academic writing to support claims and provide credit to original authors. मैं देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो, ये रिसर्च पेपर है, ठीक है। कोई रिसर्च पेपर में कोई एक्स जर्नल में आपने पेपर सबमिट किया, तो क्या होता है कि आप अगर कोई पेपर लिख रहे हैं तो आप कहीं से उसका सोर्स लेके लिखेंगे कि मतलब जैसे कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये जो है लॉन्गर देन होते हैं 200 बेसिस के, और ये एक नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। एंड आर अबेंडेंट इन वेरियस नॉर्मल एंड कैंसर टिश्यू। तो इसका आगे साइटेशन दिया हुआ है, कहाँ से ये लिया गया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखा अपनी लैंग्वेज में है, ठीक है। लेकिन ये नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, लॉन्गर देन 200 बेसिस के होते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और अबंडेंट है वेरियस नॉर्मल एंड कैंसर टिश्यू में। तो ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? कुंग एट ऑल 2013 में पेपर पब्लिश हुआ है, वहां से ये सोर्स लिया गया है। तो हमें क्या होता है कि उसको हम ओरिजिनल ऑथर को क्या बोलते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। ओरिजिनल जैसे ये कुंग एट ऑल हैं, तो हमने इन्हें क्रेडिट दिया कि इनसे हमने इनके रेफरेंस से हमने ये लिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? एक रेफरेंस, हम रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने ये जो है, ये लाइन जो है, ये ली है कुंग एट ऑल 2013 के पेपर से। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर देखिए एंडल वाला दिख रहा है। जैसे कि एंडल ऑल्सो अपरेगुलेटेड इन प्रोस्टेट कैंसर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर इंक 4A, P16, इंक 4B, P15। तो ये दो पेपर क्या दिए गए हैं, साइट किए गए हैं। तो इन दो पेपर में इसके बारे में मैंशनड है, तो उसका क्या किया गया है, हमने ये देखो, ये एंडल वाली लाइन हमने लिखी, हमने लिया वहां से है सोर्स, लेकिन उसे रिफ्रेश किया है और अपनी लैंग्वेज में अपने पेपर में मेंशन किया है। क्योंकि ओरिजिनली उन्होंने किसने अपनी स्टडी में बताया है? येप एट ऑल 2010 एंड कोटाके एट ऑल 2011 में, ठीक है। इन दोनों ने, येप एंड कोटाके ने अपने पेपर में इसके बारे में मेंशन किया है। तो हमने क्या दिया है उन्हें, और जो ऑथर्स हैं ओरिजिनली जिनका स्टडी है, हमने उन्हें क्या दिया है, उनको साइट किया है, ठीक है। हमने उनको क्रेडिट दिया है उनके वर्क के लिए। तो ये होता है साइटेशन। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जैसे कि कोई भी आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं, कोई एक्स लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसको किस रेफरेंस से लिया है? अगर ये आपका खुद का काम है, ओरिजिनल है, आपने खुद में कुछ नया डिस्कवर्ड किया है, तो आप उसको कोई साइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कहीं से वो चीज़ पढ़ी है और ली है, ठीक है, उसे अपनी वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो आप उसको क्या देंगे, जो ओरिजिनली जिसने लिखा है, तो उसको क्या करेंगे, आप उसे क्रेडिट देंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, हम उसे साइट कर रहे हैं, अपने पेपर में क्या कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन बेसिकली क्या है? एक रेफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। आई होप आपको साइटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। देखो डेफिनेशन हर किसी की मैं लिख के लाई हूँ। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय आर्टिकल published in a particular journal. It helps assess the relative importance of a journal within its field. अगर इम्पैक्ट फैक्टर की बात की जाए, देखो मैं ये एक इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में इम्पैक्ट फैक्टर समझाती हूँ, ध्यान से समझो। देखो सपोज करो इम्पैक्ट फैक्टर आपका कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए देखो, अगर मैं बात करूँ किसी आपको एक्स जर्नल के लिए, किसी एक्स जर्नल के लिए आपको इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखो 2022 में उस जर्नल ने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पब्लिश किया। सपोज करो उसने 120 नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 2022 में क्या किया, पब्लिश किया। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने कितने पब्लिश किए उस जर्नल ने, एक्स जर्नल ने? 120। 2023 में उस जर्नल ने 130 आर्टिकल पब्लिश किए। टोटल कितने पब्लिश किए? 2000। देखो
2022 में 2022 में उस जर्नल ने 120 आर्टिकल्स पब्लिश किए, 2023 में उस जर्नल ने 130 आर्टिकल पब्लिश किए। ठीक है, अब इन दोनों को भैया किसी ने साइट भी किया होगा, भाई किसी ने अपनी स्टडी में इन आर्टिकल्स को साइट किया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी आई, सपोज करो 750 साइटेशंस आई, सपोज करो कितनी साइटेशंस आई, 750। इन दोनों ईयर में जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए, तो ये जो उनको किसी ने साइट किया था, तो टोटल साइटेशन जो है 2024 में कितनी आई, 750। 2024 में टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी आई जो आर्टिकल पब्लिश्ड हुए 2022 एंड 2023 में, टोटल साइटेशन कितनी आई 750। तो कैसे, देखो फॉर्मूला है टोटल साइटेशन इन द करेंट ईयर, टोटल साइटेशंस कितनी आई 750। ठीक है, 2024 में कितनी आई, एग्जाम्पल मानो 750। और आर्टिकल पब्लिश्ड कितने हुए हैं 2022 में 120 प्लस 130, प्रीवियस 2 ईयर्स के हम देखते हैं टोटल पब्लिश्ड आर्टिकल, तो कितना हो गया 750 डिवाइडेड बाय 0, 3 और 2 5, 250। तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 7 25 का 3 कितना आया इम्पैक्ट फैक्टर। तो इस एक्स जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया 2024 के लिए, 2024 के लिए 3 इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज करो मुझे 2024 के लिए देखना है कि कितना इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल का। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर हर साल आता है। ठीक है, तो कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, तो मैं लास्ट के 2 साल पे देखूंगी। तो जैसे कि 2022 में इस जर्नल ने टोटल आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए 120, 2023 में टोटल आर्टिकल्स जो है 130 इसने पब्लिश किए। अब उन लास्ट के 2 साल में जो पब्लिश्ड जो टोटल 250 आर्टिकल्स हैं, तो 2024 में उसकी टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी हुई, ये 120 प्लस 130 आर्टिकल की, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ साइटेशन 2024 में उसमें है 750, तो 750 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 130, ये होता है आपका इम्पैक्ट फैक्टर। समझ आया कैसे कैलकुलेट होता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो ऐसा मानते हैं लोग कि ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा, इट मीन्स वो जर्नल का ज़्यादा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत अच्छा जर्नल है, लोग ऐसा मानते हैं। पर ऐसा मैं तो ऐसा ट्रू नहीं मानती हूँ, पर लोग मानते हैं कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर वो उतना ही ज़्यादा, जैसे नेचर का आप देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, बड़े बड़े जर्नल्स का देखेंगे क्योंकि लोग उनके पेपर ज़्यादा साइट करते हैं। अब आपको समझ आ रहा है वो इम्पैक्ट फैक्टर क्यों ज़्यादा होता है। देखो पेपर साइट करेंगे, फिर पेपर साइट करेंगे तो साइटेशन बढ़ेगी, और साइटेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। बात समझ आया, जितनी ज़्यादा साइटेशन बढ़ेगी भाई लोग उनको अपने काम में साइट करेंगे, और अगर हम जिस भी काम में साइट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट समझते हैं हम I10 इंडेक्स क्या होता है। बहुत इजी वे में हम समझेंगे I10 इंडेक्स क्या होता है। ये देखो, the I10 index is a simple matrix used by Google Scholar representing the number of a researcher's paper that have received at least 10 citation। मैं बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है I10 इंडेक्स के लिए, I10 इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर्स विद इक्वल्स टू और मोर देन 10 साइटेशंस, मीन्स एटलीस्ट 10 साइटेशंस तो होनी ही चाहिए, तभी आपका I10 इंडेक्स कैलकुलेट होगा। मैं देखो बहुत एग्जाम्पल की फॉर्म में बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। सपोज करो आपका ए पेपर है, ठीक है, पेपर 1 है, उसकी साइटेशन में यहाँ साइटेशन लिख रही हूँ। ठीक है, साइटेशन, ठीक है, ए पेपर की कितनी साइटेशन है 50। ठीक है, ये आपका ए पेपर है। बी पेपर है, उसकी साइटेशन है सपोज करो 30। सी पेपर है, उसकी साइटेशन है 25। डी पेपर है आपका, उसकी साइटेशन है 15। देन ई पेपर है, उसकी साइटेशन है 12। एफ पेपर है सपोज करो, उसकी साइटेशन है 10। देन जी, उसकी साइटेशन है 9।
देन जी एच पेपर की साइटेशन है आपकी 6, आई पेपर की साइटेशन है आपकी 4 एंड जे पेपर की साइटेशन है आपकी 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपकी साइटेशंस हैं। तो अब आप काउंट करेंगे कि आपके कितने ऐसे पेपर हैं जिनकी साइटेशन क्या है, एटलीस्ट 10 साइटेशंस हैं। तो आप काउंट कीजिए, आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कि आपके ऐसे कितने पेपर हैं जिनकी साइटेशंस क्या है, एटलीस्ट उन्हें टाइम 10 साइटेशन मिली है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6, एटलीस्ट 6। तो पेपर कितने हैं टोटल, 6, जिनकी 10 साइटेशंस तो कम से कम है ही, एटलीस्ट 10 साइटेशन है। तो इसका I10 इंडेक्स क्या हो गया, हम कहते हैं ना किसी का I10 इंडेक्स इतना है, तो कितना हो गया उसका, उसका हो गया 6। उसका कितना हो गया 6, I10 इंडेक्स कितना हो गया 6। समझ आया। सपोज कीजिए आपके पास 5 पेपर है, सपोज कीजिए आपके पास एक पेपर है आपका 10 है जिसकी साइटेशन 16 है, बी है जिसकी साइटेशन 3 है 13 है, सी है जिसकी साइटेशन सपोज करो 8 है, डी है आपके पास जिसकी साइटेशन 10 है, ई है जिसकी साइटेशन 2 है। तो अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं I10 इंडेक्स क्या हो गया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 एंड 3, ए बी डी 3 पेपर्स हैं, तो इसका I10 इंडेक्स क्या हो गया 3। इसका I10 इंडेक्स क्या हो गया 3। आपको देखना है कि जो पर्सन है, ठीक है, उसके पेपर्स देखिए, ठीक है, उसके पेपर्स के एटलीस्ट उन पेपर में एटलीस्ट अगर 10 साइटेशन है तो काउंट कीजिए वो नंबर ऑफ पेपर्स, जितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं उतना ही उसका क्या है, जिसमें 10 एटलीस्ट 10 साइटेशन है वो क्या है उसका I10 इंडेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है H इंडेक्स। The H index is a matrix that measures both productivity and citation impact of an author research output. It defined as the highest number H papers such that researcher has at least H papers cited at least H time. समझो ये I10 इंडेक्स का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे, अब H इंडेक्स देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्म से समझाती हूँ तो तुम्हें समझ आएगा। देखो पहले क्या है, तुम्हारे पास जितने पेपर है ना उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरा फर्स्ट पेपर है जिसकी 25 है, सेकंड पेपर है जिसकी 20 है, देन 15 ले लो, ठीक है, डी ले लो 10, ठीक है, फिर ई ले लो 8, एफ, ये पेपर्स हैं। ठीक है, और ये क्या, देखो ये तो है साइटेशन, ये तो है आपकी साइटेशन, ये क्या है पेपर्स। ठीक है, एफ में, फिर जी में देखो, जी में सपोज करो आपकी है 5 साइटेशन, एच में आपकी 4 ले लो, आई में आप 3 ले लो, जे में आप 1 ले लो। ठीक है, अब आप इन्हें पहले तो जितने भी पेपर हैं आप उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में साइटेशन के बेसिस पर बेस्ड ऑन साइटेशन, ठीक है, उसे आप सॉर्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए, देखिए फर्स्ट पेपर की कितनी है, देखो मैं आपको एक मिनट, फर्स्ट पेपर की कितनी है, मोर देन 1 साइटेशन है। ठीक है, सेकंड पेपर की मोर देन 2 साइटेशंस है। ठीक है, थर्ड वाला जो पेपर है वो मोर देन 3 है, फोर्थ वाला पेपर मोर देन 4 है, फिफ्थ वाला मोर देन 5 है, 8 है ना भाई, मोर देन 5 है, सिक्स वाला क्या है, मोर देन और इक्वल्स टू 6 है, मोर देन और इक्वल्स टू 6 है। 7 वाला ना ही मोर देन है और ना ही इक्वल्स टू है, 7 वाला ना ही मोर देन है ना ही इक्वल्स टू है 7 की। तो इसका क्या हो गया, इसका H इंडेक्स क्या हो गया आपका, इसका H इंडेक्स क्या हो गया आपका 6। मैं अभी भी दोबारा समझाती हूँ, देखो आप H इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर है उसका देखो मोर देन, आप कैसे, आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर H सच दैट H पेपर हैव बीन साइटेड एटलीस्ट H टाइम। ओके, तो आपको H फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले पे देखो, देखो फर्स्ट वाला देखो मोर देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकंड वाला देखो 2 से ज़्यादा है साइटेशन बी पेपर की, थर्ड वाले की देखो 3 से ज़्यादा है, डी वाले की देखो 4 से ज़्यादा है, फिफ्थ वाले की देखो 5 से ज़्यादा है, सिक्स वाला देखो 5 से 6 से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इक्वल है,
लेकिन 7th वाला जो पेपर है आपका, 7th नंबर पे जो पेपर है उसकी साइटेशन 7 से कम है। ठीक है, तो इसका एच इंडेक्स क्या हो गया 6। एच इंडेक्स क्या हो गया 6। समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो ध्यान से देखो, रिसर्चर हैज एटलीस्ट एच पेपर साइटेड एटलीस्ट एच टाइम। एच पेपर्स हैं और एटलीस्ट एच टाइम्स ही साइटेड है। 6 पेपर है और 6 नंबर ऑफ टाइम साइटेड है। 7th वाला 7 नंबर ऑफ पेपर 7 टाइम साइटेड है, नो। तो दैट्स वाई पहले आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिर एच इंडेक्स निकालो। ठीक है, तो आई होप आपको एच इंडेक्स समझ आया होगा, I10 इंडेक्स समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको इम्पैक्ट फैक्टर समझ आया होगा बहुत अच्छे से, और साइटेशन समझ आएगा। साइटेशन का मतलब क्या होता है? साइटेशन का मतलब बेसिकली एक रेफरेंस है कि आप कहीं अगर आप कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हो तो आप उसे साइट करोगे, आप उसे रेफरेंस दोगे कि हमने ये चीज़ यहाँ से उठाई है। ठीक है, लिखोगे उसे अपनी लैंग्वेज में, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सोर्स है उसे वहाँ से आप बताओगे कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई और साइंटिफिक टर्म पढ़ना हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी उसमें। एज वेल एज अगर आपको मुझे कोई क्वेरी है, अगर आप मुझे मेल करके बोलना चाहते हैं तो ज्ञानवर्षा@gmail.com। हम लोग फेसबुक और लिंक्डइन पर भी हैं, ज्ञानवर्षा के नेम से अगर आप सर्च करेंगे हमारा फेसबुक का पेज या लिंक्डइन पर तो आपको मिलेगा। हम इंस्टाग्राम पेज पर हैं, लेकिन हमारा वहाँ पर आईडी है ज्ञानवर्षा_। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैंने साइंटिफिक टर्म्स आपको बताए हैं आपको समझ अच्छे से आए या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो